Hello student, welcome to the 13th and the last lecture of extraction of metal. In this lecture we are going to talk about Ellingham diagram. What is Ellingham diagram, why we study the Ellingham diagram, and what are the applications and features or significance of what Ellingham diagram. So वो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे. तो इस लेक्चर में पूरा हमारा Ellingham डायग्राम का टॉपिक खत्म हो जाएगा ना. प्रीवियस लेक्चर तक हम लोग ने जितने भी मेटल्स थे उन सबका एक्सट्रैक्शन पढ़ लिया. आई होप आपको ये लेक्चर्स समझ में आएंगे, ये वीडियो लेक्चर्स आपको हेल्पफुल होंगे. तो इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर का लास्ट पार्ट जो कि बहुत ही ईजी है, जनरली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट फील होता है बिकॉज उन लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इनको कंसेप्ट वाइज नहीं पढ़ते कि ये क्यों पढ़ रहे हैं. बस उनको ये बताया जाता है कि एलिंगम डायग्राम इसमें ऐसा ऐसा होता है, बट वाई वी आर स्टडिंग एलिंगम डायग्राम वो नहीं बताया जाता है. एंड उसका एप्लीकेशन क्या है, जब वो बच्चों को समझ में आ जाता है तो फिर आपको ये टॉपिक बहुत ही ईजी लगेगा. मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको ये बहुत ही ईजी करके बताऊं, क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, मैंने बहुत ही अच्छे से एक एक चीज, छोटे से छोटी चीज बेटा आपको समझाई होगी. आई होप अगर आपने कभी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन कभी पढ़ा होगा तो पहले इतना अच्छा तो नहीं पढ़ा होगा, ये मैं आपको पक्का बोल सकता हूँ ना. स्टूडेंट्स, एलिंगम डायग्राम जो है वो एक्चुअल में रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड का ही पार्ट है. जब आप मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट करते हो तो हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस थे. याद है पायरोमेटलर्जी में कार्बन रिडक्शन था, एल्यूमिनियम रिडक्शन था, सेल्फ रिडक्शन था, थर्मल रिडक्शन था, बहुत सारे तरीके थे. तो बेटा बेसिकली वो उसी का पार्ट है. तो मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा, आप एक एक चीज को अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है. सो बेसिकली एलिंगम डायग्राम जो है इट इज अ पार्ट ऑफ reduction of metal oxides. It is a part of reduction of metal oxides, and ये हम लोग reduction of metal oxide we help study with the help of Ellingham diagram. तो इसमें हम लोग एक्चुअल में क्या पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स ऑफ मेटलर्जी. अभी मैंने जो हेडिंग लिखा है इससे कुछ डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं, बहुत इजी टॉपिक है. रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड तो पता ही है, इट इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ एलिंगम डायग्राम एंड दिस इज बेसिकली थर्मोडायनामिक्स ऑफ मेटलर्जी. ठीक है ना, ये सब भूल जाओ, जो मैं सिखा रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, ठीक है. चलो बच्चों, इफ आई टॉक अबाउट मेटल ऑक्साइड, व्हाट इज मेटल ऑक्साइड, ये MO स्टैंड्स फॉर मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना. हमको इस मेटल ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करना है वो बता दो मुझे बस. यस, हमको इसको कन्वर्ट करना है किस में, इम्प्योर मेटल में. और फिर लास्ट में आता है रिफाइनिंग स्टेप, राइट. तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूंगा. और वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इस मेटल ऑक्साइड में से मेटल को सेपरेट कर देगा ऑक्सीजन से. और साथ में जो रिड्यूसिंग एजेंट है मैं इसको सिर्फ R मान देता हूँ, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट को. और यहाँ पे इसके साथ में क्या गया, ऑक्सीजन गया बेटा, ठीक है. तो रिड्यूसिंग एजेंट अलोंग विद किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये आपका बन गया रिड्यूसिंग एजेंट विद ऑक्सीजन, ठीक है. तो ये आपका बन गया यहाँ पे इम्प्योर मेटल, ठीक है ना. ना नाम बड़े दर्शन छोटे. एलिंगम डायग्राम कितना इजी है बेटा, मैं अभी आपको बोलूंगा, आप खुद शॉक हो जाओगे. ध्यान से सुनना खाली. यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में ऑक्सीजन गया है, बराबर है, यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, ध्यान से सुनना. या तो ये जो कंपाउंड बना है वो बेटा स्टेबल है, या तो वो कंपाउंड स्टेबल है, या फिर वो कंपाउंड क्या है, अनस्टेबल है. दो ऑप्शन हो सकते हैं, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं होगा. या तो वो कंपाउंड स्टेबल है या फिर वो कंपाउंड क्या है, अनस्टेबल है. अगर वो कंपाउंड स्टेबल हुआ तो ठीक है बेटा वो, ठीक है. लेकिन अगर वो कंपाउंड अनस्टेबल हुआ, क्या हुआ, अनस्टेबल, तो वो बेटा रिएक्शन को रिवर्स कर लेगा. क्यों, क्योंकि वो अनस्टेबल है तो ये ऑक्सीजन वापस अपने मेटल के पास जाना चाहेगा. और अगर वो वापस मेटल के पास जाएगा तो वापस आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा. और वापस अगर मेटल ऑक्साइड मिलेगा तो आपको इम्प्योर मेटल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा. तो इन दैट केस क्या होगा, ये जो मेटल है वापस कन्वर्ट होकर मेटल ऑक्साइड बना देगा. तो आपका बेटा ये प्रोसेस का जो टारगेट था वो अचीव हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है. तो स्टूडेंट्स, आप क्या चाहते हो, यहाँ पे जो कंपाउंड बना है वो स्टेबल होना चाहिए कि अनस्टेबल होना चाहिए. यस, इट शुड बी स्टेबल, ताकि रिएक्शन रिवर्स ना हो. जितना हो सके बेटा हम चाहेंगे कि रिएक्शन रिवर्स ना हो. अब इसको थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए, जनरली मैं जो ये सब जोक्स ये सब मैं तो कभी कभी लेक्चर्स में मारता नहीं, बट खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ.
इमेजिन करो ये जो मेटल ऑक्साइड में ये एक लड़की है, वो जो है एक लड़की है, वो अपने पापा के साथ रहती है, ठीक है ना, खाली जस्ट समझने के लिए, वो अपने पापा के साथ रहती है, MO राइट। उसके पापा ने इसके लिए एक दूल्हा देखा, रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दूल्हा बोल रहे हैं बच्चों, ठीक है। अभी इसका शादी इस लड़की के साथ हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब हमारे लिए इस मेटल ऑक्साइड में इस मेटल के लिए क्या बेटा, दूल्हा है, ठीक है ना। इस लड़की के पापा ने, पापा कौन है यहाँ पे, M, ठीक है, और ये लड़की है ऑक्सीजन, इसके लिए बेटा एक दूल्हा ढूंढा, इसकी शादी हो गई, ठीक है ना। तो अभी ये लड़की अपने घर से किसके पास चली गई बेटा, इस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ चली गई, ठीक है ना, शादी होने के बाद। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो ये लड़की यहाँ पे खुश है, अगर खुश है मतलब स्टेबल है, ठीक है ना, और या फिर ये खुश नहीं है, तो इसका मतलब वो अनस्टेबल है। तो अगर वो खुश नहीं है तो क्या करेगी, वो बोलेगी मुझे तो मेरे मायके जाना है, मेरे पापा के पास वापस जाना है। और अगर वो खुश है तो वो पापा को याद तो करेगी, बट इतना ऐसा नहीं बोलेगी मुझे घर पे छोड़ के आओ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन रिवर्स ना हो तो ये बिटे रानी को यहाँ पे खुश होना पड़ेगा, मतलब शी शुड बी स्टेबल, जो दूल्हा आपने ढूंढा है इसके लिए उसके साथ वो खुश होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ, आप जो है यहाँ पे अगर इस इम्प्योर मेटल को फर्दर किसके लिए लेके जाओगे, रिफाइनिंग के लिए लेके जाना चाहते हो, तो इसको फर्दर रिफाइनिंग के लिए कब लेके जा सकते हो, जब ये सिंगल होगा या फिर MO के फॉर्म में होना चाहिए, बोलो कौन सा, सिंगल होना चाहिए। तो याद रखना यहाँ पे अगर रिएक्शन रिवर्स हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आप क्या चाहते हो कि रिएक्शन रिवर्स हो या ना हो, ना हो ना, तो फिर हम एक अच्छा दूल्हा ढूंढेंगे जो बिटिया रानी को खुश रखे, ठीक है ना। इतना ही जोक्स आते हैं मुझे, इससे ज्यादा आता नहीं है। तो सुनो, तो बिटिया रानी को क्या रखे बेटा, खुश रखे। अगर वो बिटिया रानी को खुश रखेगा तो ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी। तो अल्टीमेटली एम क्या है हमारा, सिलेक्शन ऑफ डैश अ गुड दूल्हा, सिलेक्शन ऑफ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमारा सिलेक्शन है बेटा, ये हमारा टॉपिक है, सिलेक्शन ऑफ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हमको एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट सिलेक्ट करना है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो और उसके साथ ऑक्सीजन का कंपाउंड का स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो, बराबर ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा सिलेक्ट कर दे कि जब वो ऑक्साइड के साथ क्या हो, कंबाइन हो, सो दिस कंपाउंड शुड बी हाईली स्टेबल होना चाहिए, हाईली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो अभी आप बोलोगे सर ये कौन सा केमिस्ट्री सिखा रहे हो, तो मैं बस जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था। मैंने आपको पहले बोला ना बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि अरे एलिंगम डायग्राम तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत, अगर आपने 12th में ये चैप्टर पढ़ लिया तो आपको तो ऐसा लगेगा ये तो बहुत डिफिकल्ट है, जनरली एनसीईआरटी के स्टूडेंट जो होते हैं। बट एलिंगम डायग्राम बेटा अगर आप कंसेप्ट समझ लेते हो कि क्या है एलिंगम डायग्राम और क्यों पढ़ रहे हो, तो फिर आपको इजी लगेगा। आई थिंक यहाँ तक सबको समझा, ठीक है। तो अभी सुनो, ये जो सिलेक्शन ऑफ गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा दूल्हा है। अभी जैसे अगर हम लोग को कोई अच्छा दूल्हा ढूंढना है तो हम लोग तो बेटा मैट्रिमोनियल साइट पे सिलेक्ट कर लेंगे कि हाँ ये अच्छा दूल्हा, ये अच्छा कमाता है, इसका क्वालिफिकेशन अच्छा है। बट अगर हम लोग ऑक्सीजन के लिए अच्छा दूल्हा ढूंढना चाहते हैं तो वो कहाँ से ढूंढेंगे, इसके लिए तो कोई मैट्रिमोनियल साइट नहीं है। तो हम लोग जब गूगल पे सर्च करते हैं, मैं तो ऑफलाइन में ऐसे सिखाता हूँ जनरली, कि जब हम लोग सर्च करते हैं कि अच्छा दूल्हा कहाँ से मिलेगा ऑक्सीजन के लिए, तो बेटा गूगल पे सर्च इंजन में ऑप्शन आता है एलिंगम डायग्राम। कौन सा डायग्राम, एलिंगम डायग्राम। सो बेसिकली एलिंगम डायग्राम क्यों पढ़ रहे हैं वो अभी आपको सबसे पहले समझ में आना बहुत जरूरी था, जो आई थिंक आपको अभी समझ में आ गया होगा। एलिंगम डायग्राम का सिर्फ एक ही काम है, वो हमको एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट सिलेक्शन में हेल्प करेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सिर्फ इतना सा है कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट सिलेक्शन में वो क्या करेगा, हमको हेल्प करेगा। अभी ये थर्मोडायनामिक्स से कैसे रिलेटेड है तो वो सुनो बच्चों, ठीक है, ध्यान देना। अगर मेरे पास में एक रिड्यूसिंग एजेंट है R, ठीक है ना, इसको मैं R A ले लेता हूँ छोटा सा। अगर मैं इसके रिएक्शन 1 मोल ऑफ O2 के साथ करूँ, याद रखना 1 मोल ऑफ O2 एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखना। 1 मोल ऑफ O2 के साथ एंड 1 atm प्रेशर पे अगर रिएक्शन करूं तो यहाँ पे जो समझो प्रोडक्ट बनेगा, इसको मैं RaO बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये समझो प्रोडक्ट बन गया। तो this reaction is governed by some change in Gibbs energy delta G,
ठीक है ना, सम चेंज इन गिब्स एनर्जी, जिसको अपन जी आर लिख सकते हैं। आर स्टैंड्स फॉर रिएक्शन, लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। ये जो रिएक्शन का डेल्टा जी होगा, इसका साइन डिसाइड करेगा whether the reaction is spontaneous or non spontaneous. Now what is the meaning of this? अगर डेल्टा जी का साइन नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन हो जाएगी स्पॉन्टेनियस, अगर डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव हुआ तो रिएक्शन हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड डेल्टा जी का साइन अगर जीरो, और सॉरी जीरो साइन नहीं, वैल्यू अगर जीरो हुआ तो रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। सो ये जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो हमको ये डिसाइड करके बताएगी कि ये जो मेटल ऑक्साइड बना है वो स्टेबल है या नहीं है, अच्छा दूल्हा है या नहीं है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है। वो किससे पता चलेगा बेटा? डेल्टा जी के वैल्यू के साथ। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। सो मोर इज द नेगेटिव, more negative is the value of, I repeat, more negative is the value of delta G, better is the reducing agent, better is the reducing agent, this is your golden statement, better is the reducing agent। तो हर रिएक्शन का जब भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट, जब भी आपने कोई दूल्हा सिलेक्ट किया उसका रिएक्शन 1 मोल ऑफ O2 के साथ करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आएगा उस रिएक्शन का जो डेल्टा जी होगा उससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं। कैसे सिलेक्ट करोगे? जितना ज्यादा नेगेटिव आएगा, गोल्डन वर्ड्स, जितना ज्यादा नेगेटिव आएगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। ठीक है, तो ये सब सिलेक्ट कैसे होता है, कैसे पता चलता है? इसके लिए बेटा हमारा एक फॉर्मूला है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दिस इज स्टडीड इन thermodynamics। delta G is equals to delta H minus T delta S। delta H का मतलब enthalpy change for the chemical reaction, T stands for temperature and delta S is entropy change, मतलब randomness of the system। तो इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट करेंगे whether the reaction is having more negative value or less negative value or is this positive or zero। ठीक है, तो अगर हम लोग ग्राफ बनाए केस 1, सबसे पहले अगर समझो मैं यही सेम फॉर्मूला यूज करता हूं फॉर, समझो सिल्वर के लिए यूज कर लिया, ठीक है ना, सिल्वर के लिए यूज कर लिया। ठीक है, अगर मैं ये फॉर्मूला सिल्वर के लिए यूज करता तो सबसे पहले सिल्वर इज अ डैश, नाउ इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने सोचा कि सिल्वर एक अच्छा दूल्हा है, चांदी है करके अच्छा दूल्हा है। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, Ag ले लिया, इट इज इन सॉलिड फॉर्म, प्लस O2, 1 मोल ऑफ O2 है, डैश प्रेशर 1 atm प्रेशर, ये स्टैंडर्ड है। और इससे बनेगा बेटा Ag2O, और Ag2O सबको पता है इट इज सॉलिड। ठीक है ना, तो अभी मुझे ये बताओ, अगर मैं इसका डेल्टा H देखूं, पहली बात तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन है तो कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। सो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। जिन्होंने नहीं सुना वापस सुनाओ। रिएक्शन विद ऑक्सीजन है ना, तो हम लोग Ag को बेटा ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या है? एक कंबशन रिएक्शन है, और कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ठीक है ना, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें एंट्रोपी पी, तो यहाँ पे सॉलिड है, चलो सॉलिड का तो रैंडमनेस बहुत ही कम होता है। ये गैस है तो गैस का रैंडमनेस ज्यादा था, और सॉलिड बना तो इसके मतलब ये साइड में तो कोई गैस है नहीं, तो इसमें तो बेटा क्या बन रहा है? सिर्फ सॉलिड बन रहा है। तो एंट्रोपी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैं इस रिएक्शन का डेल्टा जी निकालूं तो इट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है ना, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये डेल्टा एच क्या है? इट इज नेगेटिव। डेल्टा एस भी क्या है? नेगेटिव। बट नेगेटिव अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पे सुनना, ये नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? यस, इट इज पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है, अगर इसका आंसर है, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है ना, समझो ना। अगर ये 100 और ये 90 है तो ये पॉजिटिव 100 है तो 10 आएगा प्लस में, और अगर ये 100 और ये 90 है तो माइनस हो जाएगा। तो अभी हमको कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? आप सिर्फ टेम्परेचर को देखो। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, क्या बढ़ाया? टेम्परेचर को बढ़ाया, तो ये वाला टर्म का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर ये वाले टर्म का वैल्यू बढ़ेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से डेल्टा जी बिकम्स पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेटल है वो एक अच्छा दूल्हा साबित नहीं होगा। इट इज नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज टेम्परेचर को बढ़ाते ही बेटा वो किसकी तरफ जा रहा है?
डेल्टा जी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये कंपाउंड जो होगा वो लेस स्टेबल की तरफ जा रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो इस कंपाउंड को, पहचानो इस कंपाउंड को, कहीं तो पढ़ा है, यस इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। मैंने आपको बताया था ये जो कंपाउंड है जैसे Ag2O है, HgO है बेटा, इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो थर्मली लेस स्टेबल होते हैं, जैसे इनको हीट करते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं। तो क्या थर्मोडायनामिक्स भी उसको सपोर्ट कर रहा है? यस। तो थर्मोडायनामिक्स भी बोलता है कि ये सच है कि ये कंपाउंड्स लेस स्टेबल है बेटा। इसके लिए बेटा इनको हीट जैसे ही करोगे, इनका हीट करते बेटा ये ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये केस 1 हुआ। तो इससे क्या सीखने को मिला कि मेटल्स के लिए, क्या मेटल्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा जी जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, हीट करने पे पॉजिटिव जा रहा है, मतलब इनका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सभी अब स्लोप की बात कहां से आ गई, तो स्लोप बेटा अगर मैं इमेजिन करो, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं, एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है ना, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं वही सबसे इजी लगेगा अभी आपको, ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूं, ध्यान देना, इस ग्राफ में मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन, और यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ टेम्परेचर इन केल्विन, करेक्ट। यहाँ पे बेटा तो डेल्टा जी जो है वो 0 है, यहाँ पे इट इज पॉजिटिव, और ये साइड जो है वो नेगेटिव है, और ये नेगेटिव में और बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो सुनो, जब टेम्परेचर कम था तब इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या था, नेगेटिव था, बट जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो डेल्टा जी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसका जो ग्राफ आएगा बच्चों वो कुछ इस टाइप का आएगा, ऐसा। सो देखो, टेम्परेचर बढ़ाते बेटा इस रिएक्शन का ग्राफ किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो इसका मतलब इनका स्लोप क्या होगा, इनका स्लोप जो होगा बच्चों पॉजिटिव स्लोप होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो दिस इज द ग्राफ फॉर 2Ag प्लस O2 गिव्स Ag2O, Ag2O, ठीक है। हमेशा याद रखना 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 1 atm लेंगे। दिस इज केस 1। अगर मैं केस 2 की बात करूं तो क्या सीखने को मिला, मेटल्स के लिए हमेशा बेटा जो ग्राफ होगा वो हमेशा अपवर्ड ग्राफ होगा, मतलब उनका पॉजिटिव स्लोप होगा। सो मेटल्स के लिए हमेशा ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड ग्राफ होगा। केस 2, अगर मैं बात करूं सी की, कार्बन की, ठीक है ना, अगर हम लोग लेते हैं फॉर कार्बन, कार्बन कार्बन के बेटा दो ऑप्शन है। पहले बात तो ये कि C+O2 गैस गिव्स 2CO गैस, ये भी तो एक ऑप्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है। अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं तो इस रिएक्शन का 101% डेल्टा H तो नेगेटिव ही है, वो तो कोई गड़बड़ नहीं होता क्योंकि एक्सोथर्मिक है। अगर मैं बात करूं डेल्टा S की तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में दो गैस है, 2 मोल से बेटा गैस के, लेफ्ट हैंड साइड में एक ही मोल गैस का, ये सॉलिड है, सॉलिड को तो कंसीडर ही मत करो। सो दो जो थे एक से दो हो गए बेटा, तो 1 मोल ऑफ गैस था, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ गैस है, तो मोल्स ऑफ गैसेस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब रैंडमनेस भी बढ़ रहा है। सो डेल्टा S इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर दिस रिएक्शन। Yes, it is very important. Delta S is positive for this reaction. तो अगर मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S वाला फॉर्मूला, तो डेल्टा G जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S। डेल्टा H क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव, ये वाला टर्म बच्चों, ये पॉजिटिव बट ये तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव इज नेगेटिव, इसका मतलब इसका ओवरऑल आंसर नेगेटिव ही होगा। यस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुना, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूं, सुना, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो ये और नेगेटिव होगा, तो ये वैल्यू ओवरऑल जो ऐड करोगे तो और नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब डेल्टा जी becomes more negative on increasing the temperature। तो जो इसका ग्राफ आएगा स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ जो होगा वो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ। This is the graph for carbon to form carbon monoxide. So 2C plus O2 gives 2CO। याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ग्राफ है वो नेगेटिव स्लोप वाला होगा, ठीक है। तो ये किसके लिए हमने पढ़ा, तो इसका मतलब ग्राफ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
अभी आ जाते हैं थर्ड केस में, केस नंबर थर्ड, ठीक है ना, ध्यान देना। अगर मैं सेम ग्राफ बनाऊं फॉर कार्बन के लिए ही, फॉर कार्बन के लिए, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, कार्बन विच इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड प्लस O2 गैस टू फॉर्म CO2 गैस, अगर ये वाला ग्राफ देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो इस ग्राफ में 101% ये तो श्योर है कि डेल्टा H क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा S की बात करो, यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस्ड है, ये 1 मोल ऑफ गैस है, ये भी 1 मोल ऑफ गैस है, सॉलिड को तो गिनना ही नहीं है, तो डेल्टा S फॉर दिस रिएक्शन इज ऑलमोस्ट जीरो। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर डेल्टा S जीरो है तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S बच्चों, और डेल्टा S अगर जीरो हो गया तो डेल्टा G का वैल्यू जो है वो बेटा सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेल्टा H के ऊपर। तो डेल्टा H तो क्या है, नेगेटिव ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये रिएक्शन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाली है, और इसका जो ग्राफ है इट इज पैरेलल टू, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज पैरेलल टू x axis, it is parallel to which axis, x axis, and this is the graph for C plus O2, थोड़ा डार्क लिखता हूँ, C plus O2 gives CO2, ठीक है ना, तो C plus O2 gives CO2, ये ग्राफ हो गया बेटा किसके लिए, CO2 के लिए, ठीक है। तो अभी आप बताओ इसमें टोटल कितने टाइप के ग्राफ पॉसिबल है, यस, एक तो अपवर्ड ग्राफ हो सकता है, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप हो सकता है, और जीरो स्लोप। क्यों, क्योंकि बेटा ये तो क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, इमेजिन करो हम लोग इस टेम्परेचर पे हैं, बोर्ड पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, इस टेम्परेचर पे है, ठीक है ना, तो इस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो सपोज मैं इस टेम्परेचर पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आराम से सुनना, थोड़ा भी घाई मत करना, ठीक है। इस टेम्परेचर पे मैंने लाइन ड्रॉ किया, चलो अगर मैं इस टेम्परेचर पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे इतना बताइए कि इस ग्राफ के अंदर इस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा नेगेटिव डेल्टा जी किसका है, इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव डेल्टा जी, मैग्नीट्यूड देखना है, साइन के हिसाब से नहीं, मैग्नीट्यूड देखना, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव डेल्टा जी किसका है, कार्बन का, कार्बन का है, तो देयरफॉर कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं वही सिल्वर की बात करूं तो क्या सिल्वर एक अच्छा दूल्हा साबित हो रहा है, नहीं, क्योंकि उसका तो डेल्टा जी किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ। तो इस ग्राफ को रीड कैसे किया जाता है, कोई भी टेम्परेचर दे दे, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ध्यान से सुना, कोई भी टेम्परेचर दे दे, अगर मुझे इस टेम्परेचर पे फाइंड आउट करना है तो जिसका डेल्टा जी जितना नीचे होगा, मतलब जितना नेगेटिव होगा, वो उतना ही अच्छा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो ये चीज आप सीख लो बेटा, समझ लो, यही बेटा इसका गुरु मंत्र है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। नाउ अगर मैं C के बाद अगर हम लोग यहाँ पे मर्क्यूरी का ग्राफ बनाए, मर्क्यूरी का, Hg का, तो उसका ग्राफ बेटा कुछ इस टाइप से आता है। अभी मैं सब सिर्फ ग्राफ ही बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो ग्राफ है मैंने आपको बता दिया कि किसी का पॉजिटिव आता है, किसी का नेगेटिव आता है, तो वो तो अभी हमको पता चल गया कि क्यों, और अगर आप चाहो तो हर एक का ऐसे चेक भी कर सकते हो कि इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव क्यों। अगर आप मर्क्यूरी का ग्राफ बनाते हो, 2Hg प्लस O2 गिव्स 2HgO। सर ये ग्राफ हमको समझा, क्योंकि ये मेटल का ग्राफ है तो ये भी किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, बट एक चीज हमको नहीं समझी, ये आपने ऐसे कैसे कर दिया, ये क्या आपको लग रहा है यहाँ पे सडन चेंज दिख रहा है, यस, तो सडन चेंज, बाकी तो ग्राफ में ऐसा नहीं दिख रहा है, तो याद रखना जब भी सडन चेंज कहीं पे दिख जाए तो समझ जाना वो फेज चेंज हो रहा है। अब ये फेज चेंज क्या होता है, फेज चेंज का मतलब होता है बच्चों, सॉलिड से या तो वो लिक्विड में या फिर लिक्विड से वेपर फेज में जा रहा है, तो फेज जब भी चेंज होगा तो आपको ऐसे सडन ग्राफ में चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जरा, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है बच्चों वो है कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ, ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। सो 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2। अगर आप इसको
इस मेथड से चेक करते हो तो आपको इसका स्लोप भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। आप चेक कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें इस पॉइंट के पहले, बोर्ड पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट के पहले अगर हम लोग बात करें तो इस पॉइंट के पहले हु इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप लोग सोचिए पहले अच्छे से, फिर मुझे बताइए, क्योंकि मुझे आपके वो दिल में से फोबिया निकालना है कि अरे यार एलिंगम डायग्राम तो बहुत डिफिकल्ट है। सोच लीजिए पहले अच्छे से, सोचा तो ठीक है। अभी आप बताओ इस पॉइंट के पहले सबसे ज्यादा नेगेटिव डेल्टा जी किसका है, इस लाइन का है, इस लाइन का ही है ना। तो इस लाइन, ये लाइन किसके लिए है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। किसके लिए, लेफ्ट हैंड साइड देखना है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो क्या सीखने को मिला, कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इस टेम्परेचर के पहले। सर जिसका लाइन नीचे रहेगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, तो लाइन नीचे किसका है, इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का लाइन इस टेम्परेचर पे देख रहे हैं, इस टेम्परेचर के पहले, इस टेम्परेचर के पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का लाइन नीचे है, मतलब डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है। डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव तो डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव मतलब रिएक्शन इज मोर स्पॉन्टेनियस। इतना सबको समझा। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे एक नोट लिखूं तो ये गलत नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड is a better reducing agent at low temperature, at low temperature, ये low temperature है बेटा, ठीक है। and carbon is a better reducing agent at high temperature. this is very very important statement। और just अगर आप लेक्चर नंबर 12 देखोगे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन दोनों बेटा एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, बट कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अपर पार्ट दैट इज स्टैक में वहां पे भी रिड्यूस कर सकता है किसको, Fe2O3 को, बट कार्बन जो है वो लोअर पार्ट में रिड्यूस कर सकता है बिकॉज कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर ओनली, ठीक है। अभी नेक्स्ट ग्राफ हम लोग बनाते हैं, वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट ग्राफ जो है वो हम लोग बना रहे हैं Fe का। सो Fe 2Fe plus O2 gives 2FeO. So 2Fe plus O2 gives 2FeO, ठीक है ना। ये ग्राफ बेटा वो भी है। उसके बाद एक नेक्स्ट ग्राफ आता है एल्यूमिनियम का ग्राफ। एल्यूमिनियम का जो ग्राफ है वो भी ऐसा ही है, बट इट इज इन द लोअर पार्ट ऑफ द डेल्टा जी ग्राफ, ठीक है ना। इट इज 4/3 एल्यूमिनियम प्लस O2 gives 2/3 Al2O3। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ को अगर आप देखोगे तो अगर मैं बोलूं कि इस टेम्परेचर के पहले, अच्छे से देखना, इस टेम्परेचर के पहले कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, अभी तो सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। इस टेम्परेचर के पहले अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या एल्यूमिनियम है। यस इट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एट लो टेम्परेचर। मैं यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन को कंपेयर कर रहा था बच्चों, अभी किसके बाद कंपैरिजन आ रहा है, एल्यूमिनियम के साथ। सो एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस याद आ रहा है, तो वहां पे हम लोग ने एल्यूमिनियम को यूज किया था। उसके बाद में लास्ट ग्राफ जो आता है वो मैग्नीशियम का ग्राफ आता है, और वो मैग्नीशियम का ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। ये मैग्नीशियम का ग्राफ है, ठीक है। देखिए Mg प्लस O2 gives 2 MgO। याद रखना हमेशा 1 मोल ही होना चाहिए। देखो सब जगह पे O2 जो लिखा मैंने 1 मोल ही लिखा है। इसके अंदर भी देखो अगर आप ध्यान से तो यहाँ पे आपको सडन चेंज देखने को मिल रहा है। तो सडन चेंज मतलब फेज चेंज ही होता है बच्चों। सो दिस इज योर एलिंगम डायग्राम। ये डायग्राम जनरली बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट आप लोगों को इजी लग रहा होगा। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन वापस से पूछूं और ध्यान देना, इस टेम्परेचर के बाद, मैंने जो बोला वो सुना आपने, पहले नहीं बोला बाद बोला, इस टेम्परेचर के बाद कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान देना। इन दोनों की बात करो, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में, अभी दूसरों को मत इंक्लूड करना। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में इस टेम्परेचर के बाद, तो इस टेम्परेचर के बाद किसका लाइन नीचे है, सर ये वाला लाइन नीचे है, दिख रहा है सबको, ये वाला लाइन नीचे, ये वाला लाइन किसका है, एल्यूमिनियम का। सो एल्यूमिनियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं इसको टेम्परेचर T1 नाम दे दूं, ये एंट्रेंस में पूछते हैं कि आफ्टर टेम्परेचर T1 हु इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, कौन अच्छा दूल्हा होगा बेटा, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम। इट इज गोइंग टू बी एल्यूमिनियम। हाँ, इस टेम्परेचर के पहले
इस टेम्परेचर के पहले लाइन किसका नीचे है, mg का, तो mg का लाइन नीचे मतलब उसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव उतना रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, स्पॉन्टेनियस। सो दिस इज योर एलिंगम डायग्राम। अभी इसके जो फीचर्स क्या होते हैं जो मैंने आपको एक्चुअली बोले वही है फीचर्स, और इसका जो सिग्निफिकेंस है बेटा वो हम लोग इसके आगे वाले बोर्ड में पढ़ेंगे। तो आज हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके इसका स्नैपशॉट ले लो ताकि हम लोग आगे बढ़े। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव डिस्कस द एंटायर एलिंगम डायग्राम। ना सिर्फ जो रिमेनिंग पार्ट है वो जो हम लोग ने पढ़ा वही सिर्फ पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे डाला है। 2 क्वेश्चन जनरली बोर्ड्स में बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है ना। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एलिंगम डायग्राम एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एलिंगम डायग्राम, जो मैंने पढ़ा है वही सेम बट वर्डिंग्स में डाला और कुछ नहीं। तो सुनिए बेटा, वन बाय वन लेट अस डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट। द ग्राफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। अगर आप इसमें जितने भी मेटल के ग्राफ देखते हैं, मेटल ऑक्साइड्स के ग्राफ, वो सब के सब स्ट्रेट लाइन है एंड उनका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ से ये दोनों भी देख सकते हो, इन दोनों को भी देख सकते हो, इवन Fe का भी जो ग्राफ है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। There is a sudden change in the slope of certain metal oxides like MgO and HgO। अगर मैं इनके ग्राफ देखूं तो इनका जो स्लोप है उसमें सडन चेंज आता है। तो मैंने आपको पहले बोला था ये सडन चेंज अगर मैं देखूं तो HgO में दिख रहा है और MgO में भी दिख रहा है। तीसरा पॉइंट, फॉर फ्यू मेटल ऑक्साइड्स ऑफ Hg and Ag the graph is in the upper part of the Ellingham diagram। अगर मैं मर्क्यूरी और अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो दे लाई इन द अपर पार्ट ऑफ द ग्राफ बिकॉज इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, जो हम लोग ने पूरे मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ा है। द ग्राफ ऑफ CO इज अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। अगर हम लोग CO का ग्राफ देखें, ये देखो CO का ग्राफ, ये CO मत देखो, इसका CO देखो, ठीक है। द ग्राफ ऑफ CO इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप। दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द लाइन ऑफ मेनी मेटल ऑक्साइड्स। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो बेटा वो सबको कट करते 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 लास्ट में नीचे जा रहा है बेटा, तो ऑलमोस्ट वो सबको कट करके जा रहा है। लास्ट में क्या स्टेटमेंट दिया है, द ग्राफ ऑफ CO2 इज अ स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देख लो, टेम्परेचर एक्सिस को बेटा ऑलमोस्ट क्या है, ये पैरेलल है, तो ये भी एक पॉइंट है। सो बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बेटा ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन ही आ सकता है, गिव द फीचर्स ऑफ एलिंगम डायग्राम, जो कि बहुत बार पूछा भी जाता है बोर्ड्स के लिए। और एंट्रेंस के स्टूडेंट्स को तो ये मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, ये तो खाली आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम पढ़ने का कारण क्या है, मैंने आपको पहले बोला था मेन एम क्या है। जब तक आपको मेन एम ही नहीं समझेगा बच्चों तब तक आपको पढ़ने में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस एक ही था कि हमको एक अच्छा दूल्हा ढूंढना था, दैट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस मतलब हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि कौन अच्छा दूल्हा नहीं है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन नहीं है। उसके बाद में और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि सडन चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो स्टेबल है कि नहीं है, वो सब भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस, the positive slopes of metal oxide shows that their stability increases नहीं है, डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो Ag2O HgO बेटा वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है बिकॉज इनका डेल्टा G बढ़ रहा है। देख लो, सिर्फ वर्डिंग्स में डाला है। सडन चेंज इन द ग्राफ इंडिकेट्स फेज चेंज, मतलब या तो सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड टू गैस। तो सडन चेंज आपको यहाँ पे मर्क्यूरी के केस में भी दिखने को मिल रहा है और एक किसके केस में दिख रहा है, मैग्नीशियम के केस में भी देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे जिंक का भी बनाते हैं तो जिंक का भी बेटा एक ऐसा ही ग्राफ आता है, ऐसा, ये जिंक का ग्राफ है। तो Zn प्लस O2 गिव्स ZnO, ठीक है ना। उसमें भी बेटा आपको सडन चेंज देखने को मिलता है। तो अगर आप चाहो तो इधर भी ऐड कर सकते हो, लाइक ZnO भी एक ग्राफ है बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेगेटिव स्लोप ऑफ CO इंडिकेट्स, CO का जो नेगेटिव स्लोप इंडिकेट क्या करता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे बेटा इसका डेल्टा जी और नेगेटिव हो रहा है। और नेगेटिव हो रहा है मतलब इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्टेबल। तो द नेगेटिव स्लोप ऑफ CO इंडिकेट्स दैट इट बिकम्स मोर स्टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये और ज्यादा स्टेबल हो रहा है। द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ द मेटल टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, अगर मैं आपको बोलूं इनमें से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है तो आप सब लोग चिल्लाओगे सर Mg, फिर Al, फिर Zn एंड सो ऑन, यस और नो। तो हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे बिकॉज उनका डेल्टा जी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है और उनके ऑक्साइड जो होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे कि कम स्टेबल होंगे, यस इट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल।
तो द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ द मेटल टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, कौन से मेटल का ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, कौन सा मेटल ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्ट करेगा, जिसका ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल कैसे पता चलेगा, जिसका ग्राफ एलिंगम डायग्राम में नीचे आता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन Fe, ठीक है ना, जिंक आएगा, फिर Fe आएगा, फिर मर्क्यूरी एंड देन Ag, ये हो गया। और फॉर्मेशन ऑफ द मेटल ऑक्साइड कैन बी गिवन एज, मेटल ऑक्साइड किसका ज्यादा स्टेबल होगा, जो मेटल बेटा जिसका रिलेटिव टेंडेंसी क्या होगा, ऑक्सीडेशन की तरफ ज्यादा होगा। तो ये बेटा एलिंगम डायग्राम का क्या है, आपका एप्लीकेशन है। तो एलिंगम डायग्राम अगर आपको अच्छे से आता है तो एग्जाम में सिर्फ इतना सा ही याद रखना, एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स, बोर्ड्स के लिए तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए बेटा याद रखना, आपको कोई भी एक छोटा सा ऐसे ग्राफ देगा, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, कोई भी एक आपको छोटा सा ग्राफ देगा ऐसा, ठीक है, इसके अलावा ज्यादा जनरली क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा नहीं इसमें, ऐसा ग्राफ दे देंगे और आपको बोलेंगे यहाँ पे A लिख देंगे और B लिख देंगे और आपको ये टेम्परेचर स्पेसिफाई कर देंगे, समझो 1000 केल्विन, और आपको पूछेंगे अबव 1000 केल्विन हु इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अभी आपको ये कितना इजी लग रहा है, 1000 केल्विन के बाद किसका ग्राफ नीचे है, A का तो ग्राफ ऊपर चला गया, तो डेल्टा G पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो B इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट और B इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट अबव 1000 केल्विन। लेकिन अगर 1000 केल्विन के नीचे की बात करें बच्चों, तो 1000 केल्विन के नीचे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, यस इट इज A। क्यों, क्योंकि A का लाइन जो है वो नीचे है। अभी आप अगर पूरे चैप्टर को रिवाइज करो, समराइज करो, तो आपको एक चीज समझ में आएगी, पूरे चैप्टर में हमने कार्बन 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 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर एल्यूमिनियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इनको ही क्यों यूज किया। उसका कारण ये है बेटा कि कार्बन का जो ग्राफ है वो देखो, कार्बन का जो ग्राफ है बेटा वो नीचे जा रहा है कंटिन्यूअसली, इसका मतलब इट बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल, एक अच्छा और अच्छा दूल्हा साबित होते जा रहा है जब टेम्परेचर को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। सो डू रिमेंबर कार्बन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग, देखो एक तो लेस एक्सपेंसिव है, कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एट अ इवन एट हाई टेम्परेचर। बट इसमें एक बात याद रखना, कार्बन कैन नेवर बी यूज्ड टू extract metals or to reduce the metal oxides of electropositive nature. Yes, group 1, group 2 और एल्यूमिनियम, उसमें कार्बन इज नॉट यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, याद है, क्योंकि मैंने बताया था बिकॉज दे फॉर्म मेटल कार्बाइड। सो दिस इज योर एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम का बेटा लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन एक ही है बेटा, ये आपको सिर्फ इतना बताता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बस, ठीक है। बट इसमें बेटा ये नहीं बताता है कि रिएक्शन का स्पीड क्या होगा, मतलब काइनेटिक्स के बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो ये इसका एक क्या है बेटा, ड्रॉबैक है। आई थिंक बहुत ही इजी लगा होगा सबको ये एलिंगम डायग्राम। मैंने आपको पहले ही बोला था कि एलिंगम डायग्राम अगर आपको इसका रियल बोलते ना रियल वैल्यू का पता चला होगा, अगर आपने पहले कभी एलिंगम डायग्राम किसी से पढ़ा होगा तो आपको इसका रियल एडवांटेज अभी लग रहा होगा कि हाँ अभी हमको बहुत अच्छे से कंसेप्ट वाइज एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हमारा 13 लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुका है, द चैप्टर इज ओवर। अभी आप पूरे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, सब के सब एमसीक्यू क्वेश्चन में से बेटा आपको सब क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आएंगे। थोड़ा बहुत कोई थ्योरेटिकली अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो वो डाउट हो सकता है, बट मेरे साइड से मैंने पूरा पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आपको अच्छे से एक एक छोटी से छोटी चीज कवर करा दी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आए होंगे, आपको हेल्पफुल हुए होंगे, ताकि मुझे मेरा जो एम था वो अचीव हो जाए कि आप तक ये कंसेप्ट वाइज पूरा ये जो थ्योरेटिकल टॉपिक है, जनरली ये थ्योरेटिकल टॉपिक को इतना डिटेल में नहीं सिखाया जाता है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में छोटी से छोटी चीज बेटा सिखाई है। आई होप यू मस्ट हैव फॉलोड द लेक्चर्स। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे तो मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप उसको शेयर एंड लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।